हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। हम लोग तो फर्स्ट वीडियो में आवेश किसे कहते हैं, आवेश का क्वांटम गण किसे कहते हैं उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं कूलॉम के नियम की। ठीक है, कूलॉम का नियम क्या होता है उससे पहले बात करते हैं विद्युत बल किससे कहते हैं, विद्युत बल क्या होता है और कूलॉम का नियम किससे कहते हैं। ठीक, तो मैंने कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको अलग से एक पेज में पेस्ट करके आपको सेंड कर दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं विद्युत बल की। विद्युत बल किसे कहते हैं, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। किन्हीं दो आवेश, कल हमने जो आवेश की बात की थी ना कि आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो वस्तुओं को अगर आपस में झगड़ा जाता है तो उनके मध्य एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न जाती है जिसको हम आवेश कहते हैं। ठीक है, तो हमने आवेश दो प्रकार के पढ़े थे, धनावेश और ऋणावेश। एक पढ़ा था धनावेश, दूसरा क्या था ऋणावेश। ठीक है, तो उसी तरह से आवेश, और हमने ये भी बात की थी, हमने एक फॉर्मूला लिखा था कल, Q बराबर NE लिखा था। तो किसी निकाय पे आवेश जो होता है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसलिए Q बराबर NE फॉर्मूला निकल के आता है। अब हम बात करते हैं। ठीक, तो आवेश की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। अगर दोनों आवेश धनावेश हैं, दोनों ही क्वांटिटी पे जो आवेश है धनावेश है, तो वह दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और उसी तरह से अगर किसी भी क्वांटिटी पर, किसी भी दो क्वांटिटी पर आवेश ऋणावेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों पे, दो क्वांटिटी में एक पे धनावेश आता है एक पे ऋणावेश आता है तो वे दोनों आपस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, दो समान प्रकृति के आवेश, अगर जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यानी कि मैं कहने में से सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल और विजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है, उसी को हम विद्युत बल कहते हैं। ठीक, विद्युत बल क्या होता है, इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को ही हम विद्युत बल कहते हैं, वो हमारा विद्युत बल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है, कूलॉम की जो व्याख्या की थी सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलॉम ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, उसे हम C.A. कूलॉम यानी कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलॉम ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक, कूलॉम का नियम कहलाता है, लेकिन कूलॉम का नियम है क्या, बनता क्या। ठीक है, आप यहाँ देखिए, दो आवेश हैं, बिंदु A बिंदु B। बिंदु A पर आवेश Q1 है, बिंदु P पर आवेश Q2 है। हमें नहीं पता कि धनावेश है या ऋणावेश है, हम दो आवेश लेकर चल रहे हैं। अगर दोनों धनावेश होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर दोनों ऋणावेश होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश होगा तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण विद्युत बल लगेगा। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं कूलॉम के नियम के अनुसार क्या है, जब कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्तानुपाती होता है। ठीक है, ठीक, इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्यस्तानुपाती होता है। ठीक है, इसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्तानुपाती होता है। ठीक है, हम लेके चलते हैं, माना कोई दो आवेश है, आवेश बिंदु A पर और बिंदु B पर दो आवेश है। बिंदु A पर आवेश है Q1, बिंदु B पर आवेश है Q2, और ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तब वही लिखा है, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल
दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है, उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो F अनुपाती Q1 Q2, F अनुपाती 1/r², क्योंकि हमने यहाँ पे R को दूरी मान के चल रहे हैं, और फिर दोनों ने को एक साथ ले जाता है, तो F अनुपाती Q1 Q2/r²। ठीक है, अब ये अनुपाती का चिन्ह हटा करके हम यहाँ K लिख देते हैं। K एक अनुपातिक नियतांक होता है, K एक अनुपातिक नियतांक है। जहाँ K एक अनुपातिक लिख सकते हैं, ये नियतांक लिख सकते हैं, K एक नियतांक है। K का जो मान होता है 1/4πε0 इसका मान होता है, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब K का मान हमने 1/4πε0 क्यों लिया है? 1/4πε0 क्यों होता है? देखो E0 तो क्या लिखा है, E0 निर्वात की वैद्युतशीलता अथवा परावैद्युता होती है। E0 इसको एप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं हम लोग, इसको इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं बनाएंगे, कभी अभी सर E बना दे, ये E बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ये E निकल आता है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट। इसको हम E0 भी बोल सकते हैं, अपने याद करने का तरीके अकॉर्डिंग हम जैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं इसको एप्सिलॉन नोट। इसको हमेशा इसी तरह से ही आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट निर्वात की वैद्युतशीलता अथवा परावैद्युता होती है। ठीक, तो 4π क्यों लिया हमने? 4π का मतलब समझ रहे हो, चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरे हुए आकृति को। अब हमने यहाँ तो 2 बिंदु आवेश दिखाए, ये 2 बिंदु आवेश चारों तरफ से बाउंडिंग है, चारों तरफ से घिरे हुए एरिया को हम 4π से डिनोट करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, हम किसी वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, कितना आता है πr²। आपने गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल देखा है, कितना होता है 4πr²। 4π मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 4π लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे K का मान 1/4πε0 होता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। E0 निर्वात की वैद्युतशीलता अथवा परावैद्युता कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, तो बल विद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला निकलता है। अब यदि दोनों आवेशों के मध्य ER आपेक्षिक वैद्युतशीलता स्थित हो, तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4πE0 ER Q1 Q2/r²। ठीक, अभी दोनों एक साथ आ गए, इन दोनों को एक साथ आए तो एक नया इसको लिख सकते हैं, F बराबर 1/4πε Q1 Q2/r², जहाँ एप्सिलॉन बराबर क्या होता है E0 × ER। ठीक है, एप्सिलॉन बराबर E0 × ER, इसको बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है, निरपेक्ष, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता और आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसका मतलब क्या हुआ कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता जो होती है निर्वात की वैद्युतशीलता और आपेक्षिक वैद्युतशीलता के बराबर होती है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता मतलब होता है कि जैसे 2 आवेश है, इन 2 आवेशों के बीच कोई अन्य, जैसे आप नहीं मान सकते कोई माध्यम है, उस माध्यम के अंदर इनको रखा गया, लेकिन कोई अन्य माध्यम वायु न होकर के कुछ अन्य माध्यमों, जैसे वायु नहीं है, वायु को छोड़ करके आप कोई भी माध्यम मान सकते हैं कि आप इनको वही धूल मिट्टी के कण के बीच में आ जाते हैं, या कोई ऑयल इसका बीच का आ जाता है, या कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है, उनके बारे में बात की जाती है, उसको हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड किया था 1/4πε0, इसका मान ये निकल जाता है। अब हमें यहाँ पे E0 की वैल्यू फाइंड करनी है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू फाइंड करनी है। E0 का मान तो हमें ज्ञात है 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता ही है। हमें E0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो E0 को ऊपर ले जाइए, इसको नीचे लिए, तो इसको हम 1/4π × 9 × 10⁹ ये आ जाएगा E0। अभी नीचे आया तो मात्रक भी आपका चेंज होना है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको 1/4 3.14 × 9 × 10⁹
कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हम इसको जब सोल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 10 to minus 12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकल रहा है और ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि हमें हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह इसको यूज़ करना पड़ता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमने कैसे पढ़ेंगे, हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, k बराबर 1/4π/0 ये वैल्यू में गिवन है। इससे f(0) की वैल्यू फाइंड करनी है कि निर्वात की वैद्युशीलता क्या है, तो इसका मान कितना निकल आता है। तो वही हमने करा है E0 मान निकालना है, तो 1/4π/0 में पता ही है इसकी वैल्यू ये निकल आती है। तो हमने E0 को ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो E0 बराबर 1/4π × 9 × 10⁻⁹ तो हमारा ये मात्रा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको पाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू ये निकल पाती है। ठीक, अभी हमने कूलम्ब का नियम पढ़ा है। ठीक, तो कूलम्ब के नियम का महत्व क्या है, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। तो कूलम्ब का नियम है, इसका महत्व क्या है और इसका यूज कहाँ किया जा सकता है। कूलम्ब का नियम जो है केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश है, उसके लिए ही कूलम्ब के नियम का प्रयोग किया जाता है। केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए ही कूलम्ब को नियम को हम प्रयोग में ला सकते हैं और ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दूरी के लिए सत्य माना जाता है। आपने परमाणु पढ़ा है, परमाणु के अंदर आपने नाभिक पढ़ा है, नाभिक और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारे एक दूसरे बंधे रहते हैं। इसको बंधे रहने के लिए ये सत्य इसी वजह से फाइंड होता है कि कूलम्ब का नियम सत्य कहलाता है, क्योंकि बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटी दूरियों में हम कूलम्ब का नियम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीन बता कूलम्ब का नियम कहलाता है। तो हम बात करते हैं आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, आवेश का वितरण मतलब आवेश का चलना। आवेश चलता कैसा है, आगे तो वो तो चलो आपको बता दें, लेकिन आवेश का वितरण क्या होता है, यानी आवेश गमन कैसे करता है। क्या आवेश किसी भी क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो किसी भी क्वांटिटी पे जो आवेश होता है वह, आपको पता है कि आवेश सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, तो इसका जो आवेश होता है वो बहुत छोटी क्वांटिटी का है। तो किसी निकाय पे जो आवेश होता है वह आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो किसी क्वांटिटी के सापेक्ष एक इलेक्ट्रॉन का आवेश नगण्य माना जाता है। इसलिए आवेश का जो वितरण होता है वह सतत और असतत दोनों प्रकार होता है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों प्रकार होते हैं। तो आवेश का जो वितरण होता है यह है आवेश किसी वायर में, आपने देखो किसी वायर में करंट चलता है, चलता है, इसका मतलब आवेश किसी वायर में भी फ्लो कर सकता है। आपने देखा कि आयर और करंट जो होता है किसी आयरन स्टील में चल सकता है। ठीक है, और जो करंट है किसी एक बोलिकल यानी कि आपका आयतनिक वस्तु में भी चल सकता है। तो आवेश का जो वितरण होता है तीन प्रकार से होता है। आवेश का जो वितरण है तीन प्रकार का माना जाता है, रेखीय वितरण, क्षेत्रीय वितरण और आयतनिक वितरण। रेखीय वितरण, जब आवेश एक सीधी रेखा में चलता है या किसी क्षण के माध्यम से चलता है तो उसे आवेश का रेखीय वितरण कहते हैं। ठीक, जब आवेश किसी पृष्ठ के माध्यम से चलता है तो उसे हम पृष्ठीय वितरण कहते हैं, और जब आवेश किसी आयतन के माध्यम से चलता है, किसी वस्तु के आयतन के माध्यम से चलता है तो उसे हम आयतनिक वितरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है रेखीय वितरण। ठीक है, जब आवेश का वितरण एक सीधी रेखा में होता है तो उसे हम आवेश का रेखीय वितरण कहते हैं, या किसी चालक में होता है तो उसे आवेश का रेखीय वितरण कहा जाता है। तो उसके साथ आता है रेखीय घनत्व। तब प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, उसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, लैम्डा से इसको व्यक्त करते हैं। ठीक, हम आगे चल रहे हैं, मान लीजिए ये एक छड़ है, इस छड़ की लंबाई L है और इसके ऊपर प्लस Q, इसके ऊपर आवेश Q वितरित है, तो इसका रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q/L।
इसे हम रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्बडा से व्यक्त करते हैं, लैम्बडा बराबर Q/L। इसका जो मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। सेकंड होता है मैं सीधा लिख दे रहा हूँ पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, पृष्ठ का मतलब सीट, कोई चादर, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड आप देखो एक तरह की सीट है, इस पर जिसको हम लिखते हैं एक सीट की तरह कार्य करता है। तो पृष्ठीय घनत्व किसे कहते हैं? किसी सीट पे अगर आवेश दिया जाता है तो आवेश इस सीट पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तब किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। सपोज करते हैं इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और आवेश इस पर क्यू दिया गया है, इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो सिग्मा बराबर Q/A। इसका जो मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा होता है आयतन घनत्व। आयतन घनत्व किसे कहते हैं? अब आयतन घनत्व किसी भी बंद बॉडी की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब बना दिया है, ये क्यूब बनाया, आप क्यूब मान सकते हैं, कोई एक बॉल मान सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी बंद आकृति जिसका आयतन फाइंड किया जाता है। ठीक है, तब और इसका आयतन द्विमांगज करते हैं, इसको आवेश क्यू दिया जाता है तब। ठीक है, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं, इसको रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर Q/V। इसका जो मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं आपको बता दें कि आवेश का वितरण क्या होता है। आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है, क्योंकि आवेश एक सीधी रेखा में चल सकता है, आवेश एक पृष्ठ के रूप में चल सकता है, आवेश एक आयतन के रूप में भी चल सकता है। तो आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है, रेखीय वितरण, क्षेत्रीय वितरण और पृष्ठीय आयतन वितरण। तो हमको इसके साथ आता है प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्बडा से व्यक्त करते हैं, लैम्बडा बराबर Q/L। उसी प्रकार से इसका मात्रक है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा पृष्ठीय घनत्व किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को उसका पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा बराबर Q/A। इसका जो मात्रक है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा है आयतन घनत्व, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को उसका आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं, रो बराबर Q/V। इसका मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, कल मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल जो अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं इसके न्यूमेरिकल आपको कल बताता हूँ, ताकि इसके हम न्यूमेरिकल भी और कर सकें। ठीक है, आज के लिए